अस्सलाम वालेकुम सर।
अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर, आप कैसे हो? अल्लाह का एहसान, सब ठीक ठाक। आप लोग सुनाएं, कैसा चल रहा है आपका? अल्लाह का शुक्र है सर, ठीक ठाक चल रहा है। राइट। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा, ये बताओ आप में से कितने लोग एलएमएस पे एनरोल हो गए हो? एलएमएस पर बेटा। सर मैं एनरोल हूँ, लेकिन माहा ने कहा था कि वो बच्चे जिनका क्या कहते हैं वो कोर्स आउटलाइन शो हो रहा है वो वाले मेरा, लेकिन मेरा कोर्स आउटलाइन शो नहीं हो रहा वहाँ पे। लेकिन आप एनरोल हो गए हो? यस सर। बेटा, आपको कोई प्रॉब्लम जो आ रहा है ना, आपके ग्रुप के अंदर मेरी टीए है, गुलाम रसूल और माहम को भी आप बता सकते हैं, उसका मेरे टीए के साथ रब्ता है। आप जो इशू आपको सामने आ रहा है, आप अपने मेरे टीए को बता दें और उसको रिजॉल्व कर देगी, ठीक है? ओके सर। अच्छा, बाकी जिन लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, इसका मतलब ये सारे लोग एलएमएस पर एनरोल हो गए। बाकी काफ़ी बड़ी तादाद है जिनके हाथ खड़े नहीं है, इसका मतलब क्या वो एनरोल नहीं है? सर मम्मी ने रोल नहीं हुआ है। सर मेरा नाम सफदर है, मैंने रोल नहीं हुआ। सफदर बेटा, आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? मैं सर पीएस का हूँ। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस की। अच्छा चलें, ठीक है। आप लोग गुलाम रसूल को अपना नेम आईडी वगैरह, ईमेल आईडी, यूएमटी की ईमेल आईडी, नेम वगैरह गुलाम रसूल को आप टेक्स्ट कर दें और माहम को, वो उनको आगे फॉरवर्ड कर सर देंगी। जी और कर आपको दिया है। अच्छा, इसके बावजूद नहीं हो पा रहे आप? बेटा, जो लोग एलएमएस पर एनरोल हो गए हाथ खड़ा करें। आपको ये बताने के लिए ज़रूरी है कि जिन लोगों को एलएमएस पे एनरोल हो गए, बाकी जो क्लास के जो लिंक्स हैं, जो वीडियो लिंक्स हैं, जो लेक्चर जिन लोगों के पीछे रह गए, उन लोगों को हम एलएमएस के ज़रिए वो लिंक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है बेटा? ठीक है सर। जोहा बेटा, जोहा जंजबील बेटा, आप एनरोल नहीं हुए अभी तक? उमर, शान अली, शाहजेब खान, समरा नो रियाज। सर। अच्छा, ये सब। अच्छा, और कौन कौन एलएमएस पे एनरोल नहीं हुआ अभी तक? सर मैं सर अभी मैं एलएमएस में एनरोल नहीं हूँ। मानूर बेटा, आप आपका सेक्शन यही है जिसकी ईमेल आईडी आई है आपको? आप जी C6 सर के अंदर यही है। एनरोल? अच्छा चलें बेटा, ये हो जाएगा, परेशान ना हो। उसमें कुछ इश्यूज आ रहे थे असल में, जैसे बाकी ज्यादातर लोग हो गए हैं, कुछ बच्चों का इशू है, वो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा आज आज तक इंशाल्लाह। ओके तो सर, जैसे थैंक यू। जैसे ये इशू रिजॉल्व होता है, आप लोगों को तमाम रीडिंग मटेरियल और जो लिंक्स वगैरह हैं वो आपको हम एलएमएस पे फॉरवर्ड कर देंगे। आप परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है बेटा? जी सर, थैंक्स। ओके। ओके गाइस, लास्ट क्लास में हमने जो कुछ भी पढ़ा था, उसमें अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम है, आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई चीज़ मुझसे पूछना चाहते हैं, प्लीज़ लेट मी नो। जी बेटा। सर मैं वॉलीबॉल का स्पोर्ट्समैन हूँ और मैंने अभी ये पहली क्लास ली है और मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। अच्छा बेटा, ठीक है। एलएमएस पे आप जब एनरोल हो जाएंगे तो फिर आपको तमाम लिंक्स वगैरह और जो लेक्चर्स वगैरह जो प्रीवियस हो चुके हैं अभी तक, उनकी तमाम की डिटेल्स आपको वहीं से मिल जाएंगी, तो आप वहां से वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है? सर मेरा भी यही सेम है। शाहजेब खान, आप दोनों आए थे मेरे पास, मेरा ख्याल है आप भी और दूसरा नो जो सर। अच्छा, वॉलीबॉल के स्टूडेंट्स आए थे मेरे पास, मेरा ख्याल है। ऐसा ही बेटा? यस सर आए थे हम, मैं और मुहीन। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें बेटा, आज अब ये हाथ गायब कर दें। आप लोगों जिन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ है वो उसको अब तक है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। अपने जो हैंड रेस किए हैं उसको बेटा ऑफ कर दें अपने। ओके सर गाइस। जी बेटा। सर वो हमारी अटेंडेंस का क्या बनेगा, वो जो हमने क्लासें नहीं ली थी हमारी ट्रेनिंग और मैचेस की वजह से? ट्रेनिंग और मैचेस की वजह से अगर आपकी क्लासेस नहीं हुई हैं तो आपका जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, जो कि सर जो इन चीज़ों को देखता उन्होंने है, उनकी उन्होंने आपको ईमेल की है? मुझे कोई ईमेल नहीं आई बेटा। आप उनसे एक लेटर लेकर आए मेरे पास, ठीक है? और वो चलें ठीक है मुझे सबमिट करा दो। जी। एक्सक्यूज मी जी सर। बेटा। जी बेटा। सर मैं पहले सर रुहेल के पास मतलब उनके सेक्शन में थी, तो मेरी वहाँ पे अटेंडेंस मतलब कंप्लीट है, पूरी है।
तो यहाँ पे आपके पास मेरी कोई अटेंडेंस का इशू तो नहीं होगा? आप बेटा अभी एनरोल हुए मेरी क्लास में? नहीं सर, मैं आपकी 3 क्लासेस ले चुकी हूँ। आने बेटा फिर परेशान ना हो आप। सर जी फरवा सोहेल बेटा कोई बात पूछना चाह रही हैं आप? नो सर, आपने हैंड रेज किया हुआ है। ने वो इनरोल का जब पूछा था तब का किया हो। चलें बेटा इसको खत्म करते हैं। चलें बेटा आज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया, द थिंग दैट वी पीपल आर गोइंग टू लर्न टुडे, अगर ये आपको समझ आ गया तो पाकिस्तान के जो इस वक्त के ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हैं वो समझ में आ जाएंगे। और अगर इसमें किसी किस्म का कोई आपको कन्फ्यूजन हो आप हैंड रेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये वो टॉपिक है जो 1947 से ये वो इशू है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये 1947 से ही चला आ रहा है और आज तक हम इसको रिजॉल्व नहीं कर सके। तो आप लोग मेंटली बेटा रेडी हो? द थिंग दैट वी पीपल आर गोइंग टू लर्न टुडे। यस सर। जबरदस्त बेटा, जबरदस्त जबरदस्त। तो ओके गाइस, अच्छा एक सेकंड मैं ज़रा ये आपकी अटेंडेंस को देख लूँ, थोड़ा सा मुझे इशू आ रहा है तो मैं फिर आपके पास दोबारा शुरू करता हूँ। कुछ बच्चे जो जिन्होंने क्लास अटेंड की उनकी अटेंडेंस शो नहीं हो रही मुझे यहाँ पर। जी बेटा चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, पाकिस्तान में आप लोग देखते हैं कि आए दिन कभी सिंध में से सिंधु देश का नारा लगता है और कभी कराची में महाजरिस्तान का नारा लगता है, कराची को अलग सूबा बनाने का नारा लगता है, जिनापुर का नारा लगता है। एक ज़माने में कराची में MQM थी और उसका बड़ा होल्ड था और अब जो उनके जो बाकी जो दोस्त अहबाब रह गए हैं, जो पार्टी लीडर्स हैं, वो वक्तन फ़वक्तन कराची को अलहदा सूबा बनाने या बाज़ औक़ात ऐसा भी देखने में आया कि पाकिस्तान से अलहदा करने की बात करते हैं। हमारे पंजाब के अंदर अगर आप देखें, पंजाब के अंदर आपको कहते हैं कि पंजाब के 8 सूबे बनने चाहिए और आजकल पहले पीपल्स पार्टी ने ये नारा लगाया 2008 के इलेक्शन में कि हम जनूबी पंजाब एक अलहदा सूबा बनाएंगे। तो उनको इस मामले पर कोई 49 सीट्स मिली नेशनल असम्बली की, लेकिन जब पीपल्स पार्टी ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो फिर उनको अगले जो 2013 का इलेक्शन हुआ उसमें सिर्फ 2 सीटें मिली और फिर नून लीग ने भी एक साउथ पंजाब को सूबा बनाने का कोशिश की, नारा लगाया, लेकिन जब 2018 का इलेक्शन हुआ उसमें जनाब उन एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया और वो इमरान खान के साथ मिल गया। अब इमरान खान ने भी ये नारा लगाया हुआ है और सूबा नहीं बना रहा कोई भी, कभी सेक्रेटेरिएट की बात करते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, तो सराकिस्तान की बात चलती है पाकिस्तान के अंदर। आप KPK के अंदर देखें, फाटा की बात चल रही थी पाकिस्तान के अंदर, फाटा को अलग सूबा होना चाहिए, फिर फाटा को मर्ज कर दिया गया और ये सारी चीज़ों को देखा गया और फिर आजकल वहाँ पे एक मूवमेंट बड़ी चल रही है PTM के नाम से और PTM
लर बबर यू अफगान का नारा लगा रहे हैं कि जो इधर अफगान हैं जो उस साइड अफगान है यानी अफगानिस्तान में वो एक ही हैं। तो लर बबर यू अफगान का जो नारा लग रहा है ये भी बड़ी हद तक पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ का नारा है। ये बेसिकली लर बबर यू अफगान का जो नारा लगाते हैं, दे आर नॉट विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान एनीमोर, रादर दे वांट टू सी के देयर दिस टेरिटरी मस्ट बी मर्ज विद अफगानिस्तान। तो ऐसे जो लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर नारे लगा रहे हैं। फिर बलूचिस्तान में अगर आप देखें, बलूचिस्तान के अंदर ग्रेटर बलूचिस्तान का नारा लगा रहा है, ग्रेटर बलूचिस्तान। और ग्रेटर बलूचिस्तान का नारा जो लग रहा है उसमें आप लोग देखें कि ग्रेटर बलूचिस्तान में जो कि पाकिस्तान का 44% है बलूचिस्तान, वो सिस्तान का इलाका और अफगानिस्तान का कुछ कंधार और इस तरह का जो साउथ का जो इलाका है अफगानिस्तान का, कहते हैं इनको सबको मिला के एक बलूचिस्तान के नाम से एक मुल्क बनाया जाए। और इसी तरीके से आप देखें कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी कुछ इस तरह की मूवमेंट्स चलती हैं। और ये असल में पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो सूबा है या कोई भी ऐसा जो टेरिटोरियल यूनिट है वो पाकिस्तान के अंदर मुतमईन नज़र नहीं आता। पाकिस्तान में मुतमईन नज़र ना आने का मतलब है वो पाकिस्तान के खिलाफ वक्तन फ़वक्तन या सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे नून लीग की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, चाहे बाबा इमरान खान की गवर्नमेंट है या डिक्टेटरशिप भी इवन हो, तो सूबों से कभी अलहदगी की बातें होती हैं और कभी नए सूबे बनाने की बातें होती हैं, कभी सियासी तौर पर सोशल इकनॉमिक और पॉलिटिकल हकूक़ की बातें होती हैं वक्तन फ़वक्तन। और जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती हैं तो फिर इनमें अलहदगी की बातें शुरू हो जाती हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिर्फ बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो द गवर्नमेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट मोर देन 56 डेजिडेंट ग्रुप्स, बल्कि 65 डेजिडेंट ग्रुप वो हैं जो द ग्रुप्स मिलिटेंट्स और terrorist working against the central government, which are working against the central government। तो ये पूरे पाकिस्तान के अंदर आप लोग ये देखें कि बहुत हालात ख़राब हैं और सूबे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मुतमईन नहीं है एंड दे आर कंटिन्यूसली फाइटिंग फॉर देयर सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल राइट्स। और आपको ये भी पता है कि 47 में जब पाकिस्तान बना और उसके सिर्फ तकरीबन 21 साल ये जितना भी टाइम बना है, कितना बनता है 71 में से अगर निकालें हम 47 कितना बनता है? 24 सॉरी 24 71 में से अगर 47 निकालें तो 34। और पाकिस्तान बनने के थोड़े अरसे के बाद ही 24 चलें जी 24 या 34 जितना भी आप टाइम कैलकुलेट कर लें, और पाकिस्तान टूट गया। और बंगाली भी जो थे they were in one way or the other they were willing to get their rights being recognized, or when they felt that the central government is very powerful in Pakistan and the people who are controlling over the government, they are not in a position to recognize our rights and they just want to protect their own interest rather than the interest of the people and state of Pakistan। तो उन्होंने फिर सेपरेशन हासिल कर ली। अब ये जो बाकी मानदा पाकिस्तान रह गया इसमें भी यही कुछ चल रहा है, लेकिन ये चल क्यों रहा है, ये हो क्यों रहा है? अच्छा बेटा, इस चीज को समझने के लिए ये जो मैंने इतनी लंबी चौड़ी तमहीद बांधी है आप लोगों को समझाने के लिए कि पूरे पाकिस्तान में हो क्या रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर, इस चीज को समझने के लिए आज का टॉपिक समझना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान में ये इस तरह की चीजें क्यों चल रही हैं और क्या ऐसे काम होने चाहिए जिससे हम इन चीजों को रोक सकते हैं।
तो ये जो जितने भी मैंने आपको मामलात बताए हैं, इनकी सबकी जो अंडरस्टैंडिंग है, इनके सबके जो मामलात हैं, उनको समझने के लिए ये क्या है, ये क्यों हो रहा है और इसको कैसे डील किया जा सकता है, इन सब के पीछे जो वजूहात हैं उनको समझने के लिए हमें आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया तो आप लोगों को पाकिस्तान के ज़्यादातर मसाइल की समझ आ जाएगी। तो बेटा मेरी बात समझ आ रही है? आप लोग सुन पा रहे हैं मेरी सारी चीज़ों को? यस सर। जी सर। ओके दैट्स ग्रेट। अच्छा Yes, अब जरा yes. दैट्स ग्रेट। अब जरा अगली जी बात सर। सुनिए। आप है क्या, अब मैं टॉपिक शुरू करने लगा हूँ। इसको कहते हैं फेडरलिज्म इन पाकिस्तान। टुडेज टॉपिक जो है इट इज फेडरलिज्म इन पाकिस्तान और फेडरल स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान, जिसको इन उर्दू ये कॉल इट वफाकी हुकूमत, तर्ज हुकूमत। दुनिया में बेसिकली with reference to the principles of governance there are two kinds of governments in the world with reference to the principles of government। मैं ये बात कर रहा हूँ principles of government। एक होती है फेडरल स्टेट और दूसरी होती है यूनिटी स्टेट। अब ये फेडरल स्टेट क्या है और यूनिटी स्टेट क्या होती है, आपको पता है पाकिस्तान एक फेडरल स्टेट है, लेकिन फेडरल स्टेट को समझने के लिए पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। विद रेफरेंस टू द कंपोजिशन ऑफ सोसाइटी की कंपोजिशन के लिहाज से अगर हम देखें तो देयर आर बेसिकली टू काइंड्स ऑफ सोसाइटीज। एक होती है हेट्रोजीनियस सोसाइटी और एक होती है होमोजीनियस सोसाइटी। हेट्रोजीनियस सोसाइटी के अंदर पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, कलर्स, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, रिलीजन, पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज एंड रिलीजन, यानी एक ऐसी सोसाइटी जिसमें लोग, मुख्तलिफ कल्चर के लोग, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले लोग, मुख्तलिफ मज़हब रखने वाले लोग, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस ज़ुबानें वाले, और फिर स्किन कलर के लोग, और ये सारे लोग, और फिर ज़ात पात के लोग, यानी कि भांत भांत के लोग पाए जाते हैं। इसको हेट्रोजीनियस सोसाइटी भी कहते हैं, इसको कम्प्लेक्स सोसाइटी भी कहते हैं। और एक वो सोसाइटी होती है जिसको होमोजीनियस सोसाइटी कहते हैं। होमोजीनियस सोसाइटी इज अ सोसाइटी इन विच पीपल ऑफ सेम कल्चर, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज एंड रिलीजन, रफली सेम कल्चर, कलर, कास्ट, क्रीड, ये 4 C's याद रखना है, कल्चर, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज एंड रिलीजन पाए जाते हैं। अब जरा इन चीज़ों को देखें। अगर किसी सोसाइटी में एक जैसी जुबान बोलने वाले, मजहब रखने वाले, लैंग्वेजेस बोलने वाले और ज़ात पात वाले जो लोग हों तो उसको होमोजीनियस सोसाइटी भी कहते हैं। अब इस डेफिनेशन के मुताबिक पाकिस्तान होमोजीनियस सोसाइटी है या हेट्रोजीनियस सोसाइटी है? होमोजेनियस सर। हेट्रोजीनियस सर। शाबाश। पाकिस्तान में तो एक जैसे, अजमल खान आपने होमोजीनियस क्यों कहा? सर मैंने ज्यादातर मजहब पर कहा, ज्यादातर स्किन और मजहब पर कहा, इस वजह से। कल्चर, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और रिलीजन, ये सारी चीजें होती हैं। 4 C's याद रखने। कल्चर, हाँ, फिर हेट्रोजीनियस सेम है। हाँ, हेट्रोजीनियस। अब देखें, पंजाब के अंदर पंजाबी बोलने वाले लोग हैं, सिंध में सिंधी बोलने वाले, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, और बलोचिस्तान में बलोच लैंग्वेज बोलने वाले, पश्तून बोलने वाले, गिलगिती। पाकिस्तान में कोई 36 के करीब लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, छोटी बड़ी। तो विद रेफरेंस टू दी लैंग्वेज, कल्चर, और फिर जिन लोगों के लैंग्वेज, बलोच कल्चर डिफरेंट है पंजाबी कल्चर से, पश्तून कल्चर डिफरेंट है सिंधी पंजाबी कल्चर से, तो पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज एंड रिलीजन होता है। ठीक है, अच्छा, तो पाकिस्तान फिर होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस है। हाँ,
हेट्रोजीनियस को और क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स सोसाइटी कहते हैं, कम्प्लेक्स सोसाइटी। अच्छा, जब कोई भी मुल्क इस तरह की कम्प्लेक्स सोसाइटी के अंदर बना हो, पर मुश्तमिल हो, जैसा कि पाकिस्तान बना था, अगर किसी भी मुल्क की कोई भी जो सोसाइटी का जो कंपोजिशन है, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, अगर वो हेट्रोजीनियस हो, तो उस कम्प्लेक्स सोसाइटी को, उस मुश्किल सोसाइटी को चलाने के लिए, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया जाता है, वफाकी तर्ज हुकूमत को अडॉप्ट किया जाता है। अगर किसी मुल्क में एक जैसे लोग हों कल्चर, कलर, कास्ट, क्रीड के लिहाज से, तो उसको चलाने के लिए यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लगाया जाता है। होमोजीनियस के लिए होमो मीन सेम, यूनिटी मीन वन, सेम, एक जैसे जो लोग हों उनके लिए यूनिटी। हेट्रोजीनियस के लिए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल। यस। अच्छा, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अब क्या है? फेडरल क्या है? बेसिक फेडरल, जो वर्ड फेडरल है, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम फ्यूडस। इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम फ्यूडस, FEODUS, फ्यूडस का मतलब है फॉर्मल एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट। जब भी कम्प्लेक्स सोसाइटी के जो लोग हैं वो कोई नया मुल्क बनाना चाहते हैं, जैसा कि पाकिस्तान एक कम्प्लेक्स सोसाइटी है, ये एक नया मुल्क बनाना चाहते थे 47 से पहले, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ रिटन एग्रीमेंट करते हैं। क्या करते हैं? रिटन एग्रीमेंट। और वो रिटन एग्रीमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा जाता है कि अगर कोई सूबा आबादी के लिहाज से बड़ा है या कोई सूबा टेरिटरी के लिहाज से बड़ा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई बड़ा नहीं है, सारे इक्वल हैं। बड़ा भाई छोटे भाई का हक नहीं खाएगा और छोटा भाई बड़े भाई के खिलाफ बदमाशी नहीं करेगा। तो कानून की, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सूबों के राइट्स को लिख दिया जाता है। वो कहते हैं भाई ये हमारे इख्तियारात हैं, ये हमारी पावर्स हैं, ये चीजें हैं, तो इसके तहत मुल्क को चलाना है, और अगर नहीं चलाएंगे तो टूट जाएंगे। अगर सूबों के कॉन्स्टिट्यूशन में, और आपको पता है पाकिस्तान में आइन बनाने का जो मसला था वो कितना लंबा हद तक चला और कितने प्रॉब्लम्स उसके अंदर आए। यही चीजें तय नहीं हो पा रही थी कि सूबे को कितनी पावर्स देनी है, कितने रिप्रेजेंटेशंस देनी है, और फिर जब बन गया तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी में देखा आपने क्या हुआ। सूबों को पता चल गया वन आफ्टर एनदर के भाई जो एक खास माइंडसेट है पॉलिटिकल एलीट का पाकिस्तान में, दे आर नॉट विलिंग टू रिकॉग्नाइज देयर ड्यू सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट्स, रिलीजियस राइट्स। और वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से दूर होते चले गए और फिर ईस्ट पाकिस्तान डिबैकल हुआ, क्राइसिस ऑफ हुआ ईस्ट पाकिस्तान को, और आधा से ज्यादा मुल्क टूट गया हमारा। एक जमाना था हमने इंडिया को ईस्टर्न साइड से और वेस्टर्न साइड से सैंडविच बनाया हुआ था, उसको हिलने नहीं देते थे हम। अब इंडिया हमारे साथ क्या कर रहा है? वो अफगानिस्तान में जाके बैठा है, हमें सैंडविच बना रहा है। और हम पाकिस्तान उस वक्त एक ज़माने में दुनिया में आबादी के लिहाज से भी और ज़मीनी रकबे के लिहाज से भी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था, और दूसरे नंबर पे फिर आप इंडोनेशिया, मलेशिया, फिर इजिप्ट थे, और पाकिस्तान सबसे बड़ा था। तो यानी कि अब वर्ड फेडरल इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्यूडस का मतलब है formal agreement. Formal agreement means written agreement. Written agreement usually happens in the shape of a constitution. Whenever the different territorial unit having the heterogeneous composition of society, complex composition of society, and the people, in order to govern their affairs, they usually refer to the federal form of government. अब मैं आपको मिसाल देके बताता हूँ क्यों फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए होती है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर देयर आर 3 tiers ऑफ पावर। 3 किस्म की गवर्नमेंट्स एक वक्त एग्जिस्ट करती हैं। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको आप फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं। वो पूरे मुल्क के मामलात को देखती है, उसके नज़दीक पूरा मुल्क उसके अंडर होता है। दूसरा होता है प्रोविंशनल सेटअप।
जो सूबाई गवर्नमेंट्स होती हैं, और वो अपने अपने सूबे के अंदर काम करती हैं और सूबे से बाहर नहीं जा सकते। और एक इनके नीचे एक और थर्ड टियर ऑफ पावर भी होता है, जिसको आप कहते हैं लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। अब मैं आपको एक मिसाल दे के बताता हूँ, क्योंकि जो कम्प्लेक्स सोसाइटीज होती हैं और उनका टेरिटरी बहुत अगर बड़ी हो, तो जो थरपारकर के अंदर सिंध का जो आदमी है, या बलूचिस्तान का जाफराबाद के अंदर रहने वाला बंदा है, या जनाब फाटा के अंदर रहने वाले बंदे के क्या प्रॉब्लम्स हैं, अब ये प्रॉब्लम सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं पता चल सकते। उन लोगों के मसाइल को हल करने के लिए 3 टियर्स ऑफ पावर बनाए जाते हैं। अब इमरान खान को क्या पता कि थरपारकर के लोगों के साथ क्या हो रहा है, पीने को पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ये प्रॉब्लम्स किन को पता होते हैं? ये पता होते हैं वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होता है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। और वो अपने लोगों की विशेस को, डिज़ायर को, नीड्स को प्रोविंशियल गवर्नमेंट तक, और अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हो तो उसको हल कर लेती है, अदरवाइज वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिसोर्सेज को मांगती है, और इस तरीके से लोगों के मसाइल उनकी दहलीज तक हल किया जाता है। अब दूसरी बात मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये 3 किस्म की गवर्नमेंट्स बनाने की क्यों ज़रूरत होती है। एक तो आबादी बहुत, मुल्क जो आजकल के आपको पता है आबादी बहुत है, सब लोगों के मसाइल को सेंट्रल गवर्नमेंट डील नहीं कर सकती, तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर किया जाता है, प्रोविंशियल सेटअप लगाया जाता है, फिर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लगाई जाती है। और इमरान खान अगर दारुल हुकूमत में बैठा है तो उसको नहीं पता थरपारकर में, जकराबाद में, सिब्बी में, फाटा के अंदर, या जनाब जाफराबाद में, ज़ोप में क्या हो रहा है, या इवन मुजफ्फरगढ़ में क्या हो रहा है, नहीं पता चलता। तो वो जो उनके इलाकाई रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोकल गवर्नमेंट में, दे एंड देन दे वुड बी अपने conveying the needs to the provincial setup, and provincial setup would be trying to mitigate and resolve their resources. अब जो होमोजीनियस सोसाइटी होती है, अच्छा, अब हेटरोजीनियस सोसाइटी को चलाने के लिए जिस तरीके से 3 टियर्स ऑफ पावर्स आर एग्जिस्टिंग, उसी तरीके से डिफरेंट किस्म के लॉज रिक्वायर्ड होते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देके बताता हूँ। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू मेक अ लॉ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक लॉ बनाए कि द पंप एंड शो ऑफ द वेपन इज प्रोहिबिटेड, इज फॉरबिडन, कोई भी बंदा असला लेके कैरी करके नहीं चल सकता। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट, इस्लामाबाद से कानून हुआ और पंजाब के ऊपर लगा, सिंध में लगा, बलूचिस्तान में लगा। अब बलूचिस्तान में सिंध के जो रूरल के एरियाज हैं, पश्तूनों के जो कल्चर है, उनके अंदर वेपन का एक बहुत इस्तेमाल है। ये इट इज समथिंग लाइक अ सिंबल ऑफ देयर कल्चर। अब वफाक ने एक लॉ बना दिया है, लेकिन ये लोगों की चॉइसेस के खिलाफ है। तो लोगों की चॉइसेस को के मुताबिक लॉ को अडॉप्ट करने के लिए फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के इस लॉ को इंटरप्रेट करते हुए प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक लॉ बनाएंगी। और फिर वो, अब तो बलोच कहते हैं कि हमारी तो ये कल्चर सिंबल ऑफ कल्चर है। अब जैसे सिंध के अंदर आपको पता है जो सिंधी लोग हैं, ये जो कुल्हाड़े रखते होते हैं अपने इधर का कांधे के ऊपर, उन्होंने एक कपड़ा रखा होता है, उसके ऊपर बहुत तेज कुल्हाड़ी रखी होती है। वो लकड़ियां काटने वाली कुल्हाड़ी नहीं होती, वो अपनी हिफाजत के लिए रखते हैं। और जो बलोचिस्तान के लोग AK-47 को बड़ा पसंद करते हैं, आज तरह उनके कल्चर का हिस्सा रहा एक ज़माने तक। और इसी तरीके से जो ये जो हैं आपके पश्तून हैं, उनके पास भी वेपन कल्चर का बड़ा इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, सर सराइकियों का भी है, लेकिन उनका जो कल्चर है उसमें somehow जो सराइकी लैंग्वेज है, इट इज द मदर ऑफ सिंधी लैंग्वेज। तो सराइकी और सिंधी कल्चर बड़ा आपस में रिजेंबल करता है। और तो शायद सराइकी भी, पंजाब के अंदर गंडासा बड़ा मशहूर होता है, आप लोगों ने देखा है, सुल्तान राई ने ये कल्चर बड़ा पाकिस्तान में लेकर आया। तो सिंधियों का एक बड़ा तेज एक्स होता है, पंजाब के अंदर गंडासा है, बलोच AK-47 के बड़े शिदाई हैं, पश्तून हर तरह का असला बड़ा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो दरा है उसका जो वहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी एक ज़माने में। ये जो असला साजी की, पाकिस्तान ने बड़ा पैसा कमाया है इससे, अभी भी वो काम बहुत चलता है, हर दुनिया की कॉपी बन जाती है हर तरह के असले की वहाँ पर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है उसको क्वालिफाई करना है प्रोविंशियल लेवल पे, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द कल्चर ऑफ इट्स पीपल
उसको लगाने की कोशिश करेगी और वो फिर उस कानून को मॉडिफाई करेगी कि हाँ जिन लोगों की दुश्मनियां हैं वो असला वेपन कैरी कर सकते हैं लेकिन कवर में होना चाहिए, उनके साथ लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस के साथ जनाब परमिट होना चाहिए और इस तरीके से वो बाकायदा गवर्नमेंट से क्या लेते हैं, गवर्नमेंट से वो परमिशन लेकर वो कैरी करते हैं। तो इसलिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं जी हो यही लाभ पूरे मुल्क में लगना चाहिए तो laws are required in order to fulfill the needs of the people। अब बलोच लोग हैं उनकी अपनी नीड्स हैं, सिंधी जो लोग हैं उनकी अपनी नीड्स हैं, तो कानून जो बनेगा वो उनके लोगों की जरूरियात के मुताबिक बनेगा। वफाक की कमांडमेंट तो आ जाएगी लेकिन उसको क्वालिफाई किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द विशेस एंड डिजायर्स ऑफ द पीपल। इसलिए फेडरल गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट टीयर्स ऑफ पावर्स हैं, डिफरेंट टीयर्स ऑफ पावर एंड दीज टीयर्स ऑफ पावर ट्राई टू रिजॉल्व पीपल्स इश्यूज नीड्स एट देयर डोर स्टेप। इसलिए जरूरत है। अब जो होमोजीनियस सोसाइटी होती है उसमें सारे लोग एक जैसे होते हैं, उनकी जरूरियात भी एक जैसी होती हैं। अब मैं आपको होमोजीनियस की मिसाल दे के बताता हूँ। जो ब्रिटेन है होमोजीनियस सोसाइटी है, वो उनका एक सेटअप, एक गवर्नमेंट है, वो एक कानून बनाती है, सब लोगों की डिजायर विशेष एक है क्योंकि कल्चर कलर कास्ट क्रीड अमूमन एक है, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून पास करती है पूरे मुल्क पे लग जाता है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के अंदर क्योंकि पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स कलर कास्ट क्रीड हैं तो अकॉर्डिंगली दे गॉट देयर डिफरेंट काइंड ऑफ नीड्स एंड इन ऑर्डर टू फुलफिल डिफरेंट काइंड ऑफ नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ लॉज आर रिक्वायर्ड एंड देन डिफरेंट काइंड ऑफ लॉज आर बीइंग मेड बाय द थ्री टियर्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। और ये होता है। अब बच्चों मेरी बात समझ आ रही है व्हाट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश? यस Yes, सर। sir. Okay. Yes, अच्छा, sir. now look here. Pakistan is a heterogeneous society. And heterogeneous society के अंदर different kind of people they are living, they got different kind of needs, and in order to fulfill and cater those needs, different kind of what you call laws are required. Laws are made by the different kind of governments, local government, provincial setup, and the central government. इसलिए कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को चलाने के लिए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया जाता है। ईरान होमोजीनियस है, वहाँ पे पीपल ऑफ सेम कल्चर कलर कास्ट क्रीड ओवरवेलमिंगली, शिया रिलीजन है, पर्शियंस हैं, पर्शियन स्पीकिंग सेम लैंग्वेज है, दे गॉट देयर सेम कल्चर। तो यूनिटरी एक सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे मुल्क को कंट्रोल करती है। और पाकिस्तान फेडरल है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फेडरल सिस्टम है, डिफरेंट स्टेट्स हैं वहाँ पे भी। तो इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को चलाने के लिए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये एक बात क्लियर हो गई। अब मैं आप लोगों को बताता हूं। अब हम एक तो ये चीज अगर आपको समझ आ गई कि वफाकी तर्ज हुकूमत क्या है और वो क्यों बनाया जाता है, क्योंकि वो सोसाइटी को चलाने के लिए एक एग्रीमेंट करते हैं। एक एग्रीमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके अंदर लिखा होता है बड़ा भाई छोटे भाई के हक नहीं खाएगा, चाहे इन टर्म्स ऑफ पावर एंड पॉपुलेशन है। जो अगर किसी का ज़मीन बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन कम है, तो वो आबादी और रकबे और रिसोर्सेज की वजह से बदमाशी नहीं करेगा। दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनली उनके मामलात को देखा जाएगा और उस पर डिसीजन लिया जाएगा। अच्छा, फेडरल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है इट यूज्ड टू बी वीक गवर्नमेंट। ये इसको एक वीक गवर्नमेंट कंसिडर किया जाता है क्योंकि और जो यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो बड़ी सॉलिड, कोहेरेंट और स्ट्रॉन्ग डिफेंस फॉरेन पॉलिसी की मालिक होती है। सर एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे आप थोड़ा सा पीछे से? क्या बेटा, क्या मैं सारा एक्सप्लेन कर दूंगा? नहीं सारा नहीं सर, थोड़ा सा भी जो आपने एक्सप्लेन किया है पहले। ना ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं। जो चीज समझ में नहीं आई वो पूछना है आपने। सर वो इंटरनेट लॉस हो गया सर, दरमियान में से आपकी आवाज कट गई थी। बेटा वो जो चीज समझ में नहीं आई वो आपने पूछनी है मुझसे, लेकिन ये लिंक मैं दे दूंगा। मैंने कोई तकरीबन 35 मिनट लिए हैं ये सारा फिनोमेना समझाने में। मैं सारी चीज नहीं बता सकता, जो चीज समझ में नहीं आई वो पूछनी है आपने मुझसे। अभी सर जो आप कॉन्स्टिट्यूशन बता रहे थे कि एक भाई दूसरे भाई का हक नहीं दे सकता, ये वाला एक्सप्लेन कर दिया आपने। मैंने आपको ये कहा था असद जाकिर के जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी जब कोई नया मुल्क बनाना चाहती है तो वहाँ के जो लोग हैं आपस में मिलने के लिए एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन करते हैं। क्योंकि फेडरलिज्म इज फेडरल इज ड्राइव्ड फ्रॉम फ्यूडस। फ्यूडस का मतलब होता है फॉर्मल एग्रीमेंट। फॉर्मल एग्रीमेंट का मतलब है रिटन एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट होता है इन द शेप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल में। तो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि छोटा भाई बड़े भाई का बोथ आर इक्वल और उनके ड्यू सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा।
और अगर इन दोनों के दरमियान कोई डिस्प्यूट आता है तो उनके मसाइल को हल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन होता है वो जुडिशरी होती है। जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन को जहन में रखकर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोविंसेस के मसाइल को हल करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं हल करती। अगर पॉलिटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोविंस के साथ मिलकर हल कर ले तो ठीक है, लेकिन अगर फिर भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता है तो फिर उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। और पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के क्या हालात रहे हैं आप लोगों ने पहले ही समझ लिया मुझसे। तो इस वजह से पाकिस्तान में मैंने ये जो शुरू में आप लोगों को कहा था कि पाकिस्तान के ये जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल राइट्स की वजह से ये जो तहरीक चली है पूरे पाकिस्तान में चल रही है, उसके मसाइल हमें आज भी देखना पड़ रहे हैं और भांत भांत के हमें नारे सुनने को मिलते हैं। और पाकिस्तान वक्त के साथ साथ एक बहुत पावरफुल स्टेट बनने के बजाय ज़्यादा नीचे जा रहा है। इसकी वजूहत है। अच्छा, अब मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। बेटा इसको लिख लें, सुन लें और समझ लें, जरा गौर से सुनना। फेडरल, पहले यूनिटी फॉर्म का बताता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, और फिर मैं आपको फेडरल का बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको यूनिटी होमोजेनियस सोसाइटी का बताया, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट इन विच सुप्रीम एंड ऑल पावर्स, क्या है, सुप्रीम एंड ऑल पावर्स आर गिवन टू दी वन गवर्नमेंट टू रूल ओवर दी होल कंट्री। Supreme and all powers are given to the one government to rule over the whole country. लेकिन when it comes a matter of federal government का ये है, क्या कहते हैं कि federal government is a government in which supreme but few powers, supreme but few, supreme का मतलब है बहुत high level की powers, but few powers by the constitution are given to the central government to rule over the whole country. Let me say it again. Federal form of a government is a government in which supreme but few का मतलब could be enumerated on your fingertips, that's it. Supreme but few powers by the constitution are given to the central government, central को federal government भी कहते हैं, to rule over the whole country, and general but many powers, वो उधर से supreme नौयत की powers, इधर general नौयत की power, ordinary powers but many powers are given to the federating units. Federating units कौन है, provinces, to rule over the parts of the country. मेरी बात, let me say it again, गौर से सुनिए। अब मैंने आपको होमोजेनियस सोसाइटी की, यूनिटी स्टेट की आपको डेफिनेशन लिखाई, और अब मैं आपको मैंने लिखवाई आपको फेडरल गवर्नमेंट की। फेडरल गवर्नमेंट में दोबारा कहता हूँ और इसके एक एक वर्ड को अपने गौर से सुनना। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट इन विच supreme but few powers by the constitution. Constitution is very important. By the constitution are given to the central government to rule over the whole country. पूरे मुल्क में central government और federal government both are the same thing. And general but many powers, वहाँ पे supreme but few, यहाँ पे general but many powers are given to the federating units to rule over the parts of the country. Means provincial government will be ruling पंजाब के अंदर, पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब के अंदर सिंध गवर्नमेंट, parts of the country. जनरल बट, यानी कि इनको जनरल लेकिन बहुत सारी पावर्स सूबों को दे दी जाती हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर लेकिन सुप्रीम नौयत की पावर। अब कुछ पावर क्या है, डिफेंस उसको दिया जाता है, फॉरेन अफेयर्स दिया जाता है, करेंसी दी जाती है उसको, नेशनल एक्सचेकर दिया जाता है, इस तरह के जो मामलात होते हैं वो दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल ओवर द होल कंट्री। ये हैं फ्यू बट ऑफ सुप्रीम नेचर। लेकिन प्रोविंसेस के अंदर जनरल बट मैनी पावर्स। अब जनरल में एजुकेशन, हाउसिंग, सैनिटेशन, फैसिलिटेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इस तरह की पावर्स दे आर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन टू द फेडरेटिंग गवर्नमेंट। अब
ये तो है, मैंने डेफिनेशन बताई। अब अंबर कोई बात पूछना चाह रही थी। जी बेटा अंबर कोई बात कहना चाह रही हैं? सर मैं अंबर इफ्तिखार। यूनिटी फॉर्म का पूछना चाह रही थी, हाफ टेक्निक अंबर बेटा आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। सर यूनिटी फॉर्म की मैं पूछ रही थी, डेफिनेशन हाफ लिखी है, स्ट्रीम अंबर बेटा जोर से बोले, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी। अंबर ने बोलना है कि नहीं बोलना? छोड़ें इसको। मिस्टर शहरियार क्या कहना चाह रहे हैं? सर वो यूनिटी स्टेट दोबारा बता दें। अच्छा लाइबा बेटा कुछ पूछना चाह रहे हो? नो सर। ओके अब जरा गौर से सुनिएगा। मैंने बताया था कि विद रेफरेंस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक बार गवर्नमेंट्स। लिखना यार। टू काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं दुनिया के अंदर। एक है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक है यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट इन विच ऑल पावर्स, जनरल भी हैं उसमें, सुप्रीम नेचर की भी हैं, ऑल पावर्स दे आर गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रूल ओवर द, गिवन टू द वन गवर्नमेंट टू रूल ओवर द होल कंट्री। एक गवर्नमेंट होती है उसके अंदर, सिर्फ पूरे मुल्क में रूल करती है और कोई इसमें दूसरा सेटअप नहीं होता गवर्नमेंट का। लेकिन जब हम बात करते हैं फेडरल गवर्नमेंट की, तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया थ्री टीयर्स ऑफ पावर्स हैं। कौन कौन से? एक पहली उन्होंने बात की कि इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच सुप्रीम बट फ्यू पावर्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दी जाती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर्स हैं और वो सिर्फ इन्हीं के अंदर काम करेगा। और जनरल बट मैनी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन देता है, याद, इसीलिए ये फॉर्मल एग्रीमेंट है, फ्यूडस को इसीलिए फॉर्मल एग्रीमेंट कहते हैं। हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी जाती है और वही मुल्क चलाने के लिए डायरेक्शन देता है। कोई गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मुल्क चलाना होता है। फेडरल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जो आइडेंटिटी है, फेडरल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जो सैंक्टिटी है, जो सुप्रीम थिंग है उसके अंदर, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट वगैरह नहीं है। और यूनिटी फॉर्म के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं होती, इतनी होता है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसके अंदर गवर्नमेंट बहुत पावरफुल होती है। अब फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट होती है उसके पास सारे जो इख्तियारात होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होते हैं। उसने पूरे का पूरा जो मुल्क चलाना होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलाना होता है। अब इस डेफिनेशन में देखें आप कि वफाक के पास सुप्रीम नेचर की पावर है। सुप्रीम का मतलब है कि वो पावर कोई और शेयर नहीं कर सकता, सिर्फ उसी की है। जैसे कि डिफेंस हो गया, पूरे मुल्क का डिफेंस उसके पास है। फॉरेन अफेयर्स, पूरे मुल्क के फॉरेन अफेयर्स उस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। करेंसी पूरे मुल्क का, ऐसा नहीं है कि जनाब पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट है और उसकी करेंसी को 4-5 किस्म की करेंसी चल रही है। पंजाब वाले कहें हमारा सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर अगर नवाज शरीफ है तो हमारी करेंसी के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर होनी चाहिए। बलोच कहें अकबर भुट्टी की हम लगवाना चाहते हैं या खान अफकलात की लगवाना चाहते हैं। और जब पश्तून कहें खान अब्दुल गफ्फार खान बादशाह खान की तस्वीर लगाना चाहते हैं। सिंधी कहें शाहनवाज भुट्टो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तस्वीर लगाना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। वफाक के अंदर सूबे ये मानते हैं कि एक ही करेंसी होगी और वो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान की उसके ऊपर तस्वीर होगी। तो ये सुप्रीम नेचर की है और सूबे अपनी करेंसी नहीं बना सकते। और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के लिए जो नेशनल एक्सचेंजर होता है, जो सेंट्रल, वो भी उसके पास, यानी कि ये सुप्रीम नेचर की पावर्स हैं, लेकिन फ्यू पावर्स हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। 4, 5, 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जनरल पार्ट जैसा कि हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वाटर, हर तरह की जो बाकी जो सारी चीजें वो सूबों को दे दी जाती हैं, सूबों को।
और सूबे अपनी मर्जी से उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं और अपने मुल्क के मामला चलाते हैं। अब देखें, थ्योरी के मुताबिक जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर सारी पावर सूबों को दी गई और वफाक के पास चंद पावर दी गई, लेकिन अब हम जब फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान को पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। पाकिस्तान एक फेडरल स्टेट था, लेकिन इसको चलाया गया लाइक अ यूनिटी स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल कर दिया गया और सूबों को कोई पावर्स नहीं दी गई और कुछ नहीं हुआ। और बहुत दफा ऐसे मामला हुए हैं जब मार्शल लॉ पाकिस्तान के अंदर लगा तो सूबाई गवर्नमेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और फिर इस वजह से सूबों के अंदर एहसास महरूमी ने जन्म लिया और आर्टिफिशियल बॉन्ड्स की बुनियाद के ऊपर, रिलीजन की बुनियाद के ऊपर, नेशनलिज्म या पैट्रियोटिज्म की बुनियाद के ऊपर एक ज़बरदस्ती का अलायंस बनाने की कोशिश की गई। ओ भाई, अगर लोग भूखा मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, तो आप उनको मजहब के नाम पर या पैट्रियोटिज्म के नाम पर के खाली नारों से उनका पेट नहीं भर सकते। अगर कोई बंदा कहे कि हमें खाने के लिए कुछ दें, ये हमारे रिसोर्सेज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, हमें रिसोर्सेज दें, हम अपने मुल्क के मामलात को चलाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कम पावर्स होनी चाहिए, सूबों के पास ज़्यादा पावर्स होनी चाहिए, अगर ये सारे मामलात हों करें तो सूबे मुतमईन होंगे। और अगर सूबे बेचारे दे आर लाइक begging for even a single penny in order to do something in their territory, if they are supposed to beg every penny from the central government, तो ऑटोमेटिकली ये पंजाब की 12 करोड़ की आबादी है, अगर उसको रिसोर्सेज नहीं मिलते। अब देखें, पंजाब में तो चलो ठीक है, यहीं की पॉलिटिकल एलीट थी, पूरे मुल्क पे कंट्रोल करती थी, तो पंजाब के शहरों की हालत भी बेहतर है। अब बलूचिस्तान के अंदर देखें कि एक खातून जो है उसको 20-20 किलोमीटर का बाज़ का सफ़र करना पड़ता है इन ऑर्डर टू ब्रिंग ड्रिंकिंग वाटर, 20-20 किलोमीटर का। और फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, और ऑल द वे कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं खवातीन को या किसी मर्द को, किसी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, तो बेचारे वहाँ से मूव करते हैं और कोई 200, 300 किलोमीटर सफ़र करके जाके कैपिटल में पहुंचते हैं। वहां से भी केसेस, वहां पे भी सहूलियात ना होने से फिर लाहौर का सफर करते हैं, इस्लामाबाद, पिंडी का सफर करते हैं, कराची का सफर करते हैं। ये और बात है कि बलूचिस्तान में जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट में समेट गवर्नमेंट ने बुरा किरदार अदा किया, वहीं पर उनकी अपनी गवर्नमेंट्स ने भी उनके लिए कुछ नहीं किया। मैं उसकी मिसाल देके बताता हूँ। 18th अमेंडमेंट से पहले, आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह आप लोग 18th अमेंडमेंट में, आजकल बड़ा शोर गुलगुला है, कहते हैं कि 18th अमेंडमेंट को रिवर्स कर देना चाहिए, ये बुरी है, ये पाकिस्तान को तोड़ देगी वगैरह वगैरह, इस तरह की जो बातें वो डिस्कस करेंगे, वो हम इंशाल्लाह पढ़ा। मैं अब आपको मिसाल देके बताता हूँ। 18th अमेंडमेंट के बाद 7th NFC अवार्ड में, जब 7th NFC अवार्ड आया, 7th NFC अवार्ड, तो 7th NFC अवार्ड में पहले बलूचिस्तान की गवर्नमेंट का जो टोटल एनुअल बजट होता था वो 50 बिलियन रुपीस से 100 बिलियन रुपीस तक होता था, और यानी कि 50 अरब से 100 अरब या 150 अरब तक मैक्सिमम बजट जाता था उसका। 7th NFC अवार्ड के बाद पंजाब ने भी अपने रिसोर्सेज उसको दिए और उनकी पॉपुलेशन और टेरिटरी के हिसाब से 7th NFC अवार्ड में सूबों का शेयर बढ़ाया गया। तो बलूचिस्तान का जो बजट है वो 350 अरब से 500 अरब तक पहुंच गया। साल का जो बजट है 350 से 500 अरब तक, 350 अरब तक से 500 अरब तक के दरमियान फ्लक्चुएट करता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट 7th NFC अवार्ड के तहत सूबों को ये पैसे देती है। अब ये जो इस वक्त की जो गवर्नमेंट है, आपकी बलूचिस्तान के अंदर PTI की गवर्नमेंट की कोalition गवर्नमेंट है, वहां पे इनको 2.5 साल हो गए। हाँ, बाप की 21 दिनों के अंदर गवर्नमेंट बना दी गई थी। और इससे पहले भी जो नून लीग की गवर्नमेंट थी, इनकी गवर्नमेंट्स ने क्या किया कि जो इनको पैसा मिला 250-300 अरब रुपया, वो इन्होंने
इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई के ऊपर लगाने के बजाय वापस उनमें से 100 अरब रुपया वापस सेंटर को दे दिया, हमारे पास लगाने को कुछ नहीं है। हमें नहीं पता है कि ये रिसोर्सेस हम कहाँ लगाएं, हमारे पास एक्स्ट्रा फंड पड़े हुए। आप अंदाजा कर सकते हैं कि उस गवर्नमेंट, वहां की जो गवर्नमेंट से उनका क्या विजन है। और फिर जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने फंड्स वापस तो क्या करने थे असलम रईसानी के दौर के अंदर, वहां पे तो जो करप्शन के मामला चले हैं जनाब, वो एक इंडियन मूवी है स्पेशल 21, पता नहीं 26 स्पेशल 26 है शायद, जिस तरीके से वो लोगों के छतों से, उनके वाटर टैंक से, उनके सीवरेज लाइन से, उनके सोफा बेड से, उनके बेड से पैसे निकालते थे, वैसे जनाब इनके जो फाइनेंस सेक्रेटरी था उसके पैसे से 21-22 ग्रेड का अफसर था, उसके घर से पैसे निकले और पैसे गिनने के लिए मशीनें बुलवानी पड़ी और कई घंटे लगे सोने। सो वाज द केस इन सिंध। तो ये और बात है कि बलूचिस्तान के हालात जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की अदम तोजही की वजह से खराब हुए हैं, वहीं पर बलूचिस्तान के हालात इनकी अपनी गवर्नमेंट्स की वजह से भी खराब हुए हैं। अगर 100 अरब रुपया, याद रखिएगा बलूचिस्तान का जो पाकिस्तान का 44% है, वहाँ पे अगर ख़वातीन को, मर्दों को मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से दे आर सपोज टू ट्रेवल मोर देन 300 किलोमीटर एवरेज, और इन ऑर्डर टू गेट फ्रेश वाटर लेने के लिए वीमेंस दे आर सपोज टू ट्रेवल फॉर 21 to 26 किलोमीटर एवरेज। तो ये 100 अरब रुपया जो आप वापस कर रहे हैं, आप हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अरब रुपए से बेस्ट हेल्थ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाएं, डिवीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाएं, लोगों को उनकी जो हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन और फ्रेश वाटर सप्लाईज उनके घर के दहलीज पे मिले। कहाँ हो रहा है हमारे मुल्क में? और ये पैसे वापस कर देते हैं। पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 60 साल इनको कुछ दिया ही नहीं, और जब इनको देने लग गए तो या तो उन्होंने खा पी के खत्म कर दिया या वापस कर देते हैं, हमें पता नहीं हमने कहाँ लगाना है। एंड दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग इवन इन पीटीआई गवर्नमेंट। आप देखें पिछले 1.5 साल में इन्होंने कितना पैसा वापस किया, हमें पता ही नहीं है हमने कहाँ लगाना है। ना कोई प्लानिंग है, ना कोई विजन है, पॉलिटिकल विजन, कोई मामला नहीं है। और फिर जब लोगों के अंदर एहसास से महरूमी बगावत लेती है, फिर ग्रेटर बलूचिस्तान के नारे लगते हैं, फिर आज़ाद बलूचिस्तान के नारे लगते हैं। लोगों को मुतमईन करें, सिंधु देश के नारे लगते हैं, महाजरिस्तान के नारे लगते हैं, बलारबिस्तान के नारे लगते हैं। जब लोगों में एहसास से महरूमी बढ़ती है, वो कहते हैं वफाक हमारा कुछ खा। आज बलूचिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी गाली देती है वो पंजाब को गाली पड़ती है, सबसे बड़ी गाली, क्योंकि पंजाब ने खाया, पंजाब ने नहीं दिया। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनको उनके राइट्स मिल रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस सही है, बलूचिस्तान के अफसर्स आए, उनकी गवर्नमेंट्स में कंट्रीब्यूशन बढ़ी है, अब वो अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसे वापस कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि फेडरल गवर्नमेंट जो थी पाकिस्तान के अंदर, थ्योरी की डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट सपोज्ड टू हैव supreme and all powers. Central government is supposed to have just supreme but few powers, and rest of every power, rest of every resource is given to the provincial governments. Provincial governments को सब कुछ दे दिया जाता है, लेकिन you would be learning from the different constitutional structures, the interim constitution, 1956 constitution, 62 constitution, and 73 constitution, that what kind of federal structure was being introduced in Pakistan. अगर constitution था, why then the different kind of slogans being raised in the different territories and provinces of Pakistan? क्यों ऐसा हो रहा था? And why Pakistan was disintegrated in 1971? And why whatever the जो remaining Pakistan is there, इसके अंदर भी आज़ादी की तहरीकें, dissident groups, only in Balochistan more than 56 dissident groups they are working over there. And their governments, they are not paying their due attention to their social, economic and political needs. That's why they are willing to sell their loyalties. वो पाकिस्तान से वफादार होने के बजाय BLF, BLA, BRF, RA, KGB, Mossad, MI6, MI5, CIA और इस तरह के जो different intelligence agencies they are working in बलूचिस्तान, और वो लोगों को उनकी काबिलियत की बुनियाद के ऊपर, उनकी अप्रोच की बुनियाद के ऊपर, उनकी कैपेसिटी की बुनियाद के ऊपर they are giving them money and they are getting their interest being accomplished. और बलूचिस्तान के अंदर ये मूवमेंट्स चल रही हैं। तो पाकिस्तान के जितने भी ज्यादा मसाइल्स हैं,
वो फेडरलिज्म की ट्रू स्पिरिट ना होने की वजह से है। अब मैं आप लोगों को एक मिसाल, अब हम कॉन्स्टिट्यूशनली देखते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर वाज इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान, और despite the fact that theoretically Pakistan was a federal state, लेकिन how Pakistan was being governed, पाकिस्तान को कैसे गवर्न किया जा रहा था, अब इन चीज़ों को देखते हैं। Theoretically Pakistan was a federal state, but in practice Pakistan was being governed like a unity state, or a unity state, homogeneous state, despite the fact that Pakistan was a heterogeneous state, a complex society. थी Pakistan, people of different cultures, color, caste, creed, language and religion, they were living here, and they made an agreement in the shape of the formal agreement in the shape of the written constitution. और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें लाई गई, अब इन चीजों को देखते हैं और फिर आप लोगों को पता चलेगा। आफ्टर 73 years, the problems that we people were facing at the just after the independence of Pakistan, same kind of problem they are still persisting, और इसी वजह से Pakistan has not been able to become a powerful country, a strong country, a stable country. और आप देख लें वफाक का अभी भी सिंध के साथ सिंध कार्ड, वो सिंधी जो है, क्या नाम है उनका, वजीर आला, वो डेली कहता है वफाक ने हमें 150 अरब दिया, 7th NFC अवार्ड के। हाँ, मुराद अली शाह डेली कह रहा होता है सिंध ने, पंजाब, ये जो सेंट्रल है हमें 150 अरब रुपया देना, हमारे पैसे नहीं दे रहे। और वो फिर वो जब इस तरह की बातें करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है आप हमारे साथ सिंध कार्ड खेल रहे हैं, आप सिंधु देश का नारा लगा रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, फला फला। तो अब हम देखते हैं, आपको पता है when Pakistan came into being, जब पाकिस्तान बना, and Indian Act of 1935 with few modifications in it was being taken as an interim constitution of Pakistan, and our first unanimously approved constitution that we got in 1956 after the 9 years of independence. तो ये सारा हुआ। अब वो जो Indian Act of 1935 जो constitution था, that was being made by the Britishers for the subcontinent, means that constitution was having the spirit of master versus slave. Britishers, they were the ruler, and the constitution that was being made for the slave nation subcontinent जो बनाया गया था, उसके basically it was not based on something the spirit of constitutional or equality or political rights, etc. That constitution, Indian Act of 1935, was being made by a master for its slave nation. Indian Act of 1935 was basically a constitution being made by master for his slave nation, and that constitution with few modification in it was being taken as our interim constitution. कुछ modification उसके अंदर करके हमने अपना उसको interim constitution बनाया। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, how constitution of master versus slave की जो ये जो इक्वेशन चल रही थी। सब कॉन्टिनेंट को आपको पता ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी फ्रॉम लंदन, तो दे वांटेड टू हैव मोर एंड मोर पावर इन देयर हैंड्स, वो ज्यादा से ज्यादा पावर अपने हाथ में रखना चाहते थे, और थोड़ी पावर्स उन्होंने यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी जो फाइट कर रही थी फॉर देयर सेपरेट इलेक्टोरेट। आप लोगों ने पढ़ा है 6ठी क्लास से, तो कायदे-ए-आज़म के 14 निकात भी उसका रिफ्लेक्शन है कि क्या क्या डिमांड्स ली जा रही थी, और 35 के एक्ट के अंदर इन चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट भी किया गया था। लेकिन even then, Britishers, they were not willing to give the political autonomy to the people. They wanted to have more and more powers in their hand. और उसकी वजह, क्योंकि वो लंदन में बैठ के कंट्रोल कर रहे थे, तो they were not, by every criteria, they were not in a position to give more and more political sovereignty or autonomy to the people, to its, उनके अपने slaves को। तो ये जो सारी चीजें चल रही थी, तो हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन इनहेरिट किया फ्रॉम ब्रिटिश, वो इंडियन एक्ट ऑफ 1935 था। तो पाकिस्तान को तो फेडरल स्टेट बनाया गया, तो फेडरल स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट यूज्ड टू हैव 3 tiers ऑफ पावर, सेंट्रल सेटअप, प्रोविंशियल सेटअप एंड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। लेकिन वो जो इंडियन एक्ट ऑफ 1935 था, इट वाज सेंट्रलाइज्ड इन नेचर। दैट थिंग वाज बेसिकली बीइंग मेड फॉर अ यूनिटी सेटअप, वो यूनिटी सेटअप के लिए बनाई गई थी। तो यहीं से मिसट्रस्ट सूबों और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान हुआ, क्योंकि वही सेंट्रलाइज्ड नेचर वाज बीइंग रिफ्लेक्टेड in Indian Act of 1935 being taken as interim constitution of 1947. बनाया पाकिस्तान को फेडरल स्टेट गया,
लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेट किया गया दैट वाज मोर ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड इन नेचर फेवरिंग द यूनिटी सेटअप। तो यहाँ से एक डिस्ट्रस्ट क्रिएट हुआ और ये डिस्ट्रस्ट बढ़ते बढ़ते बढ़ते, एक तो ये माइंडसेट था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया दैट वाज सेंट्रलाइज्ड इन नेचर। द सेकंड थिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि द पीपल हु वर controlling the realm, the government of Pakistan, they were not the as such true patriotic। आपको मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा सूबा था पंजाब वाज बीइंग डोमिनेटेड बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सर शफी ग्रुप। इसको बेसिकली समझा जाता है कि ही वाज द स्टूज ऑफ ब्रिटिशर्स इन सबकॉन्टिनेंट, फेथफुल थे। और पंजाब की क्या कंट्रीब्यूशन इन द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, दिस इज अगेन अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि 1946-47 के इलेक्शन तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बीइंग लेड बाय कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उसके पास इतनी मेजॉरिटी नहीं थी और इन्होंने बहुत काम किया था। और यहाँ पे ब्रिटिशर्स की अपनी प्रो ब्रिटिश पॉलिटिकल सेटअप एग्जिस्ट कर रहा था। तो उन्होंने पाकिस्तान जब बना तो इट वाज लाइक हॉट केक फॉर देम, और उन्होंने विदाउट स्पिलिंग देयर ब्लड एंड स्वेट, कोई खून कोई पसीना नहीं बहाया, एंड दे टुक द होल थिंग। और आपको ये पता है कि सबसे ज्यादा कुर्बानियां देने वाले बंगालीज और सिंधी थे, और हर जो मूवमेंट और जो रेजोल्यूशन पास होती थी, आप लोगों ने पढ़ा ये सारी हिस्ट्री में, यूजुअली यूज्ड टू कम फ्रॉम सिंध और ईस्ट बंगाल और वो सारे लोग। तो ये एक तो वो माइंडसेट, दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया दैट वाज सेंट्रलाइज्ड इन नेचर, तो इस वजह से हालात बहुत खराब हो गए। अब ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह, ये जो आज मैंने आप लोगों को चीज़ें समझाने की कोशिश की हैं, इसमें बेसिकली 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम वी आर बेसिकली ट्राइंग टू गेट देम इंटरनलाइज के पाकिस्तान में क्यों डिफरेंट स्लोगन्स वी पीपल आर लिसनिंग, और why different dissident groups they are working in Pakistan, और क्यों सिंधु देश का नारा, महाजरिस्तान, ग्रेटर बलोचिस्तान, लरवा बरजू, अफगान, पाकिस्तान, सो एंड सो फॉर द थिंग्स दे आर गोइंग ऑन, ये सारी चीज़ें। और उसका मैंने आपको बताया कि इट इज़ ऑल अबाउट विद रेफरेंस टू द नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फेडरल स्पिरिट इन पाकिस्तान। तो अब यहाँ से अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो हम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स इन पाकिस्तान में देखेंगे कि 47 में किस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर था, 56 में कौन सा फेडरल स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करवाया गया, और 62 में क्या हुआ, और 62 में तो खैर बहुत कुछ हुआ, ये सारा कुछ देखेंगे आप। और उसके बाद हम इन चीज़ों को देखेंगे कि 73 का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बहुत ही यूनानिमसली अप्रूव्ड कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान का, उसमें भी कैसा फेडरल स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया गया। तो बच्चों ये थी, मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस लेना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है प्लीज लेट मी नो नाउ। कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, डेफिनेशन समझ में नहीं आया, चीज़ों को रिलेट नहीं कर पा रहे, कोई भी चीज़, प्लीज लेट मी नो। क्वेश्चन पूछिए मुझसे प्लीज। सर जिस तरह आप पढ़ाते हैं और उसके बाद हमारे पास कोई नोट्स या बुक वगैरह नहीं है कि हम फिर दोबारा रीड उसको कर ले के हमें आसानी हो जाए। साकी बेटा आपके पास क्यों नहीं चीजें हैं ऐसी? सर मेरी खाला की तबीयत खराब थी, उनकी हो गई थी डेथ। मैं हफ्ता पहले चला आया था इधर राजनपुर में, और अब तो यूनियन बंद हो गई है, मैं नोट्स वगैरह भी मैंने नहीं लिए सर। अच्छा बेटा, ये अब आपके साथ स्पेशल इशू है, तो इसको जनरल इशू ना बनाने की कोशिश करें आप। जैसा कि आप लोग अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं कर रहा सर। नहीं बेटा, फिर इसको आप जनरल स्टाइल में ना करें, आप ये कहें कि सर ये चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाए, ये हो जाएगा। आप लोग LMS के ऊपर वैसे एनरोल हो रहे हो, हाफ ऑफ द क्लास पहले हो गई, कुछ इश्यूज आ रहे हैं टेक्निकल जिसकी वजह से सारी क्लास वो जो बल्क उसकी एनरोलमेंट नहीं हो पा रही, तो वो हम इन चीज़ों को हल करेंगे इंशाल्लाह आज तक। और जितना भी आपका जो डाटा है वो सारा आपको LMS के थ्रू मिल जाएगा, परेशान ना हो। जी बेटा, दूसरा हमजा कुछ पूछना चाह रहे हैं। हमजा बेटा क्या? ओके सर, थैंक यू सर। जी वाले साहब, जी बेटा। सर मेरा नेट का इशू था सर, मैं क्लास में लेट इंटर हुआ था सर। साकी बेटा, हमजा बेटा आपके साथ बहुत इश्यूज हैं, आप मेरा ख्याल है कि आप इन चीज़ों को हल करें। हमेशा आपको अटेंडेंस की ज़्यादा प्रेफरेंस होती है, और जब लेक्चर ख़त्म हो रहा होता है और फिर उस वक्त आप ज्वाइन करते हो, तो आई वुड बी सजेस्टिंग यू मैं तकरीबन कि 8:25 में क्लास में इंटर हुआ था सर। एनीवे आप इन चीज़ों को देखें। और आप वैसे कल लास्ट क्लास में भी मैंने आपसे पूछा था कि आप किस सेक्शन में एनरोल है? सर ये मैं 6 में हूँ सर, 6 में। ओके, आदिल अहमद जी बेटा क्या कहना चाह रहे हैं?
सर वो आपने कहा कि 7th एनएफसी, सर वो एनएफसी क्या थोड़ा बेटा आदिल मुझे आवाज नहीं समझ आई, क्या कर रहे हैं आप? सर वो आपने कहा 7th एनएफसी। ये बेटा आप पढ़ेंगे, आप बेफिक्र हैं, ये मिड टर्म के बाद का कोर्स है, वो उसमें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अतीक हुसैन, जी बेटा अतीक। जी सर ये फेडरल गवर्नमेंट का सिंध गवर्नमेंट के साथ कोई पर्सनल इशू तो नहीं चल रहा? क्योंकि सिर्फ सिंध कार्ड अगर सिंध गवर्नमेंट खेल रही है तो फिर गिलगित बल्तिस्तान में बालावरिस्तान का भी तो चल रहा है इशू। तो फिर सिंध ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि सारी जो बजट में डिले करना, उनके रिसोर्सेज को कम करना, या फिर उनको आप समझ रहे हैं इस चीज को, प्रोवाइड ना करना? आप सही समझ रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं आप, कोई ना कोई इश्यूज तो हैं। क्योंकि एक समय आप याद रखिएगा, कोरोना से पहले पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से मुराद अली शाह ने कोरोना और उसके मामलात को डील करने की कोशिश की, जिस तरीके से उसने सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश की, तो उसका पॉपुलैरिटी रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था। इतना ज़्यादा चला गया था कि बाकी जितने चीफ मिनिस्टर थे वो अंडर शेडो आ गए थे, सो मच सो के द पर्सनैलिटी ऑफ आपका इमरान खान भी, और ये पॉलिटिकली और एक डिफरेंट इसमें हुए। तो फिर उसके वो क्योंकि अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे थे, लोगों को दे रहे थे, और पॉपुलर पॉलिटिक्स भी वो कर रहे थे। सिंधी वैसे भी बहुत तेज होते हैं, आपको पता है, पॉलिटिकली बहुत कॉन्शियस होते हैं। तो वो कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसी ज़ाया नहीं होने देते जिससे वो पॉइंट स्कोरिंग ना कर सकें, और या लोगों को ये साबित ना बावर ना करवा पाएँ कि हम क्या कर रहे हैं उनके लिए। तो यही चीज़ जो उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चीज़, आपको पता है, इट इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। तो ये पॉलिटिक्स में चलता रहता है, और ये उनके रिसोर्सेज रोके हुए हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये सारी चीज़ें सही हैं, और फिर जाते हैं थोड़े बहुत दे देते हैं उनको, लेकिन इश्यूज हैं, पूरे पाकिस्तान में है। अंबर बेटा क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मैं ना C6 में हूँ, मेरा सेक्शन, लेकिन मुझे लिंक भी दोनों सेक्शंस का आता है ईमेल पे, और एनरोलमेंट भी मेरी दोनों में हुई है, तो कोई इशू तो नहीं है? दोनों में नहीं हो सकती बेटा, अंबर बेटा, दोनों में LMS के सर नहीं, ऊपर, LMS पे है बस। LMS पे दोनों में नहीं होना बेटा। आपका जो सेक्शन C6 है उसी में आपके मार्क्स लगने हैं, उसी में आपकी ग्रेडिंग होनी है। आप किसी और सेक्शन में हैं तो वहां से सरेंडर कर दें, ठीक है बेटा। सर नहीं हूँ मैं, मेरे स्टूडेंट पोर्टल पे मुझे एक ही शो होता है C6, ओके लेकिन बेटा, मुझे ईमेल पे भी दोनों क्लासेस के लिंक आप अक्सर भेज देते हैं। कोई बात रेगुलर नहीं। नहीं, समटाइम आ जाता है। क्लास अगर आपने लेनी हो तो ले लिया करें, लेकिन आपकी असेसमेंट इसी क्लास में के मुताबिक होगी। शाहजेब खान कुछ पूछना चाह रहे हैं, जी बेटा। सर मुझे लिंक ही नहीं आता ईमेल पे। आपको कहाँ से मिला ये दोस्त है तैमूर, उसने सेंड किया। वो हर दफा करता है सेंड क्लास होने से पहले। अच्छा शाहजेब बेटा, मुझे ईमेल कर देना, मैं जरा देख लूंगा इसको, ठीक है। चलो सर ठीक है आज सर। मुझे भी नहीं आया, पहले आता था, आज नहीं आया। ये ग्रुप के अंदर शेयर हो गया था कि नहीं? यस सर। हाँ चलें बेटा, वो असल में ऐसा होता है जब बल्क में बंदा कॉपी करता है ना कोई चीज़ रह जाती है टेक्निकल। तो इसलिए हमने दोनों मोड्स यूज़ कर रहे हैं, ईमेल का भी यूज़ कर रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप का भी कर रहे हैं। दोनों में से ओके सर। कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा, लेकिन ये है कि क्लास होनी चाहिए आपकी। जी बेटा, और ओके बेटा, आई थैंक यू मच, सी यू इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट इमीडिएट क्लास।